गरीब सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए। यह सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उधर कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ जी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में जो भी इनाम चाहिए लेकर जा सकते हैं। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा की महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था, इसलिए सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाए रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर लाए रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी की 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहे दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म है तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज के अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया
मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर यह सेठ आराम करने बैठा था, और मैंने वहाँ देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि दान धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होता कुछ विपरीत ही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरे लोगों की मदद करते हैं, अस्पतालों में दान करते हैं तो दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप ही बताएं, क्या ऐसे कामों को अच्छे काम कह सकते हैं? पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और अपने सहकर्मियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे कर्मों के बारे में स्पष्टता हो सके। एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। रीता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। माँ रीता से और रीता माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में रीता के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब रीता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रीता जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रीता की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रीता की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से रीता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह रीता के पास आती और रीता भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रीता के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाता। रीता की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रीता को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का रीता को देखने आने वाला था। रीता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने रीता को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रीता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी।
उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को रीता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रीता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद रीता से नाराज हो गई थी और वह अब रीता के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले रीता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रीता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रीता अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि को रीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी रीता की तरफ नहीं देखा था। रीता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। रीता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया। हाँ, बिना एक पल भी सोचे रीता ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रीता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रीता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रीता पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रीता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो रीता अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजीज को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी रीता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद। आज मेरी जो ये बदतर हालत है उसके लिए मेरी माँ जिम्मेदार है। एक युवक को बहुत बड़ी चोरी के एक दुस्साहस के अपराध में पकड़ा गया था और इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा इसलिए क्योंकि इस चोरी से पहले उसे 99 बार चोरी के लिए छोटी मोटी सजाएं हो चुकी थी और उसे कहा गया था कि अगर अब वो चोरी नहीं छोड़ता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इतना सब होने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। ये उसकी 100वीं चोरी थी जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे दी गई वार्निंग के हिसाब से उसे सजा दी जा रही थी। मरने से पहले जब चोर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी मां को देखने की इच्छा व्यक्त की और उसे फांसी देने से पहले उसके साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। निश्चित रूप से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। जब उसकी मां उसके पास आई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। और जब उसकी मां ने अपना कान उसके पास लाया तो चोर ने अपने मां का दांत से काट दिया। सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी डर गए और चोर से पूछा कि इस तरह के क्रूर और अमानवीय आचरण का क्या कारण हो सकता है। चोर ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे सजा देना चाहता था। जज ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर चोर ने जवाब दिया कि आज मेरी जो भी हालत है उसके लिए जितना मैं जिम्मेदार हूँ उतनी ही मेरी माँ। मैं छोटा था तो मैंने छोटी छोटी चीजें चुराना शुरू किया और उन्हें माँ के पास ले आया। मुझे डांटने और दंड देने के बजाय वो हंसी और बोली, कोई बात नहीं, इन छोटी चीजों की चोरी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। माँ के ऐसा बोलने पर मैंने धीरे धीरे चोरी करना और आगे बढ़ा दिया और इसीलिए आज मैं जाकर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सभी को चोर की बात सही लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और चोर और उसकी माँ दोनों को अपने किए की सजा मिली। कहानी की सीख, बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे ये उनके बचपन से ही हो जाता है। बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क समझाना माता पिता और गुरु का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो बच्चों की आगे जाकर जो दुर्दशा होती है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और रुकिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। गरीब सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए। यह सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उधर कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ जी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था वहां पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में जो भी इनाम चाहिए लेकर जा सकते हैं। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा की महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था, इसलिए सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाए रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए।
और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांध कर लाए रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी की 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहे दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज के अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर ये सेठ आराम करने बैठा था और मैंने वहाँ देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि दान, धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होता कुछ विपरीत ही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरे लोगों की मदद करते हैं, अस्पतालों में दान करते हैं तो दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप ही बताएं, क्या ऐसे कामों को अच्छे काम कह सकते हैं? पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और अपने सहकर्मियों के साथ शेयर कीजिए।
ताकि उन्हें भी अच्छे कर्मों के बारे में स्पष्टता हो सके। एक बदनसीब लड़की की दर्द भरी कहानी। रीता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। माँ रीता से और रीता माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में। रीता के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब रीता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रीता जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रीता की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रीता की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से रीता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह रीता के पास आती और रीता भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रीता के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाता। रीता की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रीता को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का रीता को देखने आने वाला था। रीता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने रीता को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रीता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को रीता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रीता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद रीता से नाराज हो गई थी और वह अब रीता के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले रीता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रीता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रीता अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि को रीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी रीता की तरफ नहीं देखा था। रीता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। रीता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया। हाँ, बिना एक पल भी सोचे रीता ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था।
1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रीता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रीता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रीता पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रीता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो रीता अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजीज को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी रीता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज मेरी जो ये बदतर हालत है उसके लिए मेरी माँ जिम्मेदार है। एक युवक को बहुत बड़ी चोरी के एक दुस्साहस के अपराध में पकड़ा गया था और इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा इसलिए क्योंकि इस चोरी से पहले उसे 99 बार चोरी के लिए छोटी मोटी सजाएं हो चुकी थी और उसे कहा गया था कि अगर अब वो चोरी नहीं छोड़ता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इतना सब होने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। ये उसकी 100वीं चोरी थी जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे दी गई वार्निंग के हिसाब से उसे सजा दी जा रही थी। मरने से पहले जब चोर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी मां को देखने की इच्छा व्यक्त की और उसे फांसी देने से पहले उसके साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। निश्चित रूप से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। जब उसकी मां उसके पास आई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। और जब उसकी मां ने अपना कान उसके पास लाया तो चोर ने अपने मां का दांत से काट दिया। सभी लोग वहां मौजूद थे, सभी डर गए और चोर से पूछा कि इस तरह के क्रूर और अमानवीय आचरण का क्या कारण हो सकता है। चोर ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे सजा देना चाहता था। जज ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर चोर ने जवाब दिया कि आज मेरी जो भी हालत है उसके लिए जितना मैं जिम्मेदार हूँ उतनी ही मेरी माँ। मैं छोटा था तो मैंने छोटी छोटी चीजें चुराना शुरू किया और उन्हें माँ के पास ले आया। मुझे डांटने और दंड देने के बजाय वो हंसी और बोली, कोई बात नहीं, इन छोटी चीजों की चोरी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। माँ के ऐसा बोलने पर मैंने धीरे धीरे चोरी करना और आगे बढ़ा दिया।
और इसीलिए आज मैं जाकर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सभी को चोर की बात सही लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और चोर और उसकी माँ दोनों को अपने किए की सजा मिली। कहानी की सीख, बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे ये उनके बचपन से ही हो जाता है। बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क समझाना माता पिता और गुरु का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो बच्चों की आगे जाकर जो दुर्दशा होती है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और रुकिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।